नमस्कार। मेरी आज की कहानी का नाम है ममता का खून। दिल्ली के हाई कोर्ट में डबल बेंच अदालत चल रही थी, अर्थात दो जजों की इकट्ठी अदालत में जज साहिबा सुरभि जैन और पार्थ बनर्जी मौजूद थे। बिंदु और ललित को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में हथकड़ी पहनाए हुए अदालत में पेश किया गया। न्यायालय में बिंदु के मायके पक्ष के लोग व ललित के घर के सदस्य मौजूद थे। उसके मायके पक्ष के लोग भी उसे घृणित नज़रों से देख रहे थे। इन लोगों में बिंदु के दो भाई जो उससे छोटे थे और अविवाहित थे, एक छोटी विवाहित बहन और माँ बाप मौजूद थे। बाकी रिश्तेदारों ने उनसे दूरी बना ली थी। बात ही कुछ ऐसी थी कि लोग उनसे मिलना तक नहीं चाहते थे। ललित के परिवार में से भी उसकी विधवा माँ, बहन और भाई उपस्थित थे, जिनका शर्म के कारण सिर झुका हुआ था और सोच रहे थे कि काश धरती फटे और हम फैसला सुनने से पहले ही धरती में समा जाएं। पहले तो बिंदु और ललित का केस लड़ने के लिए कोई वकील ही तैयार नहीं था, परंतु जैसे तैसे पैसों का लालच देकर वकील तैयार किए गए थे। बिंदु का पति हरीश सूरी भी अपने परिवार समेत मौजूद था। इनके अलावा मदन के परिवार का कोई भी सदस्य अदालत में उपस्थित नहीं था। वास्तव में पिछली सुनवाई के दौरान बिंदु, ललित तथा मदन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। आज तो बस फैसला ही सुनाया जाना था। लगभग 11 वर्ष पहले बिंदु की शादी हरीश सूरी के साथ बड़ी शानो शौकत के साथ हुई थी। हरीश पढ़ा लिखा और सुंदर नौजवान था। माँ बाप का इकलौता बेटा था। उनका दिल्ली में कपड़े का अच्छा खासा व्यापार था। कुल मिलाकर अमीर माँ बाप का समझदार बेटा था। शादी से पहले बिंदु के मदन गोपाल के साथ अवैध संबंध थे, जिनके बारे में बिंदु ने ना तो अपने माँ बाप को बताया था और ना ही हरीश को इस बात की भनक थी। मदन गोपाल और बिंदु शादी करना चाहते थे, परंतु प्यार का यह पौधा फल फूल ना सका और बिंदु की शादी हरीश सूरी के साथ हो गई। बिंदु और हरीश शादी के बाद बहुत खुश थे। समय आने पर उनकी पारिवारिक बगिया में चारों ओर सक्षम के रूप में 2 सुंदर फूल खिले। सारा परिवार बहुत खुश था। गृहस्थ जीवन की गाड़ी सुचारू ढंग से चल रही थी। दादा दादी का जीवन भी चारों ओर सक्षम को पाकर धन्य हो गया था। बच्चों का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हो रहा था। 5-6 साल तक तो बिंदु और हरीश का घर स्वर्ग तुल्य था। कहते हैं ना कि विनाश रूपी दुर्बुद्धि की आंधी मति को ऐसा भ्रष्ट कर देती है कि अपने साथ सब कुछ उड़ाकर ले जाती है। सूरी परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हुआ यूं कि एक दिन छुट्टी वाले दिन बिंदु और हरीश अपने बच्चों और माँ बाप के साथ घूमने के लिए गए। किसी मॉल में वह शॉपिंग कर रहे थे कि अचानक बिंदु की मुलाकात मदन गोपाल से हो गई। औपचारिक रूप से अभिवादन के बाद बिंदु ने मदन का परिचय अपने पति और सास ससुर से करवाया कि मदन मेरा कॉलेज का सहपाठी है। दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया। उसके बाद मदन और हरीश दोनों ने काफ़ी समय इकट्ठे ही बिताया। उन्होंने चाय काफ़ी भी इकट्ठे ही पी। शाम को बच्चों को पार्क में घुमाया और रात को खाना भी बाहर ही रेस्टोरेंट में खाया। दोनों ने एक दूसरे को घर आने की ताकीद की और अपने अपने घर आ गए। कुछ दिन बीत गए। बिंदु को घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए नौकर चाकर बहुत थे। बिंदु को घर का काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता था।
बच्चों के इर्द गिर्द ही उसकी दुनिया घूमती थी, परंतु उसके मन में उस दिन वाली मदन की मुलाकात घर कर गई थी। वह उसे भुलाने पर भी भूल नहीं पा रही थी। उसके मन में फिर से पुराने प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। बार बार उसे मदन की याद सताती रहती थी। मन के किसी कोने में उसका प्यार फिर से पनपने लगा था। एक दिन मदन का बिंदु को फोन आया। आपस में औपचारिक बातें हुई। बच्चों का और हरीश का हाल पूछा। बातों बातों में हरीश के काम पर जाने के समय से लेकर बच्चों के स्कूल टाइम के बारे में भी मदन ने सारी पूछताछ कर ली। मदन के मन में अभी भी बिंदु के प्रति प्यार की भावना थी। वह अपने मन से बिंदु को निकाल नहीं पाया था। बिंदु अब शादीशुदा थी, परंतु मदन ने अभी तक शादी भी नहीं की थी। मदन के माँ बाप जब शादी के लिए उससे कोई बात करते तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। वह पढ़ा लिखा सुंदर नौजवान था और एक प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में ही नौकरी करता था। घर में उनके साथ उसकी विधवा बहन और उसका एक बच्चा भी रहते थे। कुल मिलाकर मदन के वेतन से उनके घर का निर्वाह भली भांति हो जाता था, अर्थात महंगाई के ज़माने में उसके परिवार की रोटी का गुजारा चल रहा था। इधर धीरे धीरे बिंदु और मदन की अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। बिंदु भी समय पाकर मदन को फ़ोन करती रहती थी। अब बातें कुछ आगे भी बढ़ गई थी। पुराने प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। बिंदु अपने घर में ही कुछ अनमनी सी रहती थी। बच्चों से और सास ससुर से अब उसका व्यवहार कुछ बदल सा गया था। हरीश से भी थोड़ी कटी कटी सी रहती थी। हरीश जब कभी उसे छुट्टी वाले दिन कहीं घूमने के लिए कहता तो वह मना कर देती थी। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष बीत गया। अब मदन प्रायः बिंदु के घर भी आने लगा था। पहले तो वह हरीश की उपस्थिति में ही घर आता था। हरीश के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे उसने हरीश की अनुपस्थिति में भी घर आना शुरू कर दिया। माँ जी भी उसे जानती थी, इसलिए उन्हें मदन से कोई शिकायत भी ना थी। वह स्वयं मदन के लिए जलपान की व्यवस्था भी कर देती थी। मदन ने जब सभी को अपने विश्वास में ले लिया, तब वह बिंदु से नज़दीकियां बढ़ाने लगा। शुरू शुरू में तो बिंदु ने आपत्ति की, परंतु मदन ने धीरे धीरे उसे अपने बहकावे में ले लिया। अब वह बिंदु को कई बार होटल में भी बुला लेता। बिंदु कोई न कोई बहाना बनाकर चली जाती। बिंदु का अब अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यवहार बहुत बदल गया था। वह हरीश और सास ससुर के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। मदन ने बच्चों को भी अपने विश्वास में ले लिया था। वह नित्य प्रति बच्चों के लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आता और कभी कभी उन्हें घुमाने भी ले जाता। माँ जी भी कभी मना ना करती। मदन ने अब बच्चों को भी अपने विश्वास में ले लिया था। मदन और बिंदु अब छोटे बच्चों चारू और सक्षम तथा हरीश को अपने रास्ते का कांटा समझते थे। दोनों इनको अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाते रहते थे। आपस में एक हो जाने के बारे में सोचते रहते थे। कई बार बिंदु ममता की दुहाई देती, पर मदन उसे मना लेता। इस प्रकार समय बीतता गया। चारू 7 साल और सक्षम 5 वर्ष का हो चुका था। एक दिन मदन ललित के संपर्क में आया। उसने ललित से बात की कि पहले 2 बच्चों को रास्ते से हटाना है और फिर हरीश को भी रास्ते से उखाड़ फेंकना है। इस काम के लिए उसने 5 लाख रुपए की मांग की। मदन ने बिंदु से बात की। पहले तो बिंदु ऐसा कुकर्म करने से कांप गई, परंतु मदन ने उसे राजी कर लिया। उसने कहा कि 1 लाख रुपए का प्रबंध मैं कर दूंगा और बाकी के 4 लाख रुपए का प्रबंध तुझे करना होगा। 4 लाख रुपए का प्रबंध करना बिंदु के लिए कोई ही कठिन काम नहीं था, क्योंकि उसके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। निश्चित समय पर ललित को पहले 3 लाख रुपए दे दिए गए। पहले बच्चों का और फिर हरीश का काम तमाम करने की योजना बनाई गई थी। बाकी के 2 लाख तीनों को रास्ते से हटाने के बाद देने का वादा किया गया। तय समय के अनुसार
एक दिन ललित ने अपने साथियों के साथ स्कूल से छुट्टी के समय चारों ओर सक्षम का अपहरण कर लिया और किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मार दिया। बच्चे जब समय पर घर न पहुंचे तो खोजबीन शुरू हुई। बिंदु का और दादी का रो रो कर बुरा हाल था। हरीश भी अपने दोस्तों मित्रों के साथ बच्चों की तलाश कर रहे थे। मदन भी बच्चों को खोजने में हरीश की पूरी मदद कर रहा था। पुलिस में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस ने बिना समय गंवाए बच्चों की तलाश शुरू कर दी। हरीश के घर आने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। स्कूल बस के ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। ड्राइवर ने बताया कि मेरे साथ बच्चे सुबह बस में तो स्कूल गए थे, लेकिन छुट्टी के समय वे मेरे साथ बस में वापस नहीं आए। रिपोर्ट में लिखवाए गए सभी संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। जांच में पाए जाने वाले सबूतों के आधार पर लोगों से पड़ताल की गई। जांच में जो पाया गया वह चौंकाने वाला था। मदन को पकड़ लिया गया, न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और उसने सब सच बता दिया। ललित को भी हिरासत में लेकर बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। बिंदु को भी न्यायिक हिरासत में लिया गया। बच्चों के शव पिता को सौंप दिए गए। हरीश और उसके माँ बाप तीनों का रो रो कर बुरा हाल था। वह कह रहे थे कि हमारी बिंदु ऐसी नहीं थी। मदन जैसे सांप को हम पाल रहे थे, यह हमारी ही गलती थी। जैसे तैसे 8-10 दिन बीत गए। जो भी घर में शोक जताने आता यही कहता कि यह माँ नहीं डायन थी, जो स्वयं ही अपने बच्चों को खा गई है। न्यायालय में केस चलाया गया। हरीश ने अच्छे से अच्छे नामवर वकील के पास अपना केस लगाया। पहली सुनवाई में बिंदु ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मदन और ललित भी अपना गुनाह कबूल कर चुके थे। आज दूसरी सुनवाई थी। दिल्ली के उच्च न्यायालय में जज सुरभि जैन और पार्थ बनर्जी के नेतृत्व में केस चल रहा था। तीनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में हथकड़ी पहने पेश किया गया और कटहरे में खड़ा कर दिया गया। वकीलों की जिरह के बाद जज साहब ने श्रोताओं से भी यदि कोई अपना पक्ष रखना चाहे तो रख सकता है, ऐसा कहकर उन्हें समय दिया। एक औरत खड़ी हुई और कहने लगी कि इस उल्टा नारी ने माँ की ममता का मजाक बनाया है। इसे एक बार नहीं 10 बार फांसी दी जाए तो भी कम है। एक ने कहा कि यह एक ऐसा माली है जिसने अपने ही बगीचे के फूलों को नोच डाला है। एक और कहने लगी कि यह अपने बच्चों को खाने वाली नागिन है। हरीश सूरी कहने लगे कि अब दुनिया का माँ से विश्वास उठ गया है। गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों जजों ने अब फैसला देना था। फैसला सुनाने का समय आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। जज साहब ने अपना फैसला इस प्रकार सुनाया। ललित और मदन के लिए मृत्युदंड तथा बिंदु के लिए आजीवन कठोर कारावास, ताकि वह अपने बच्चों की याद में पल पल तड़पती रहे। फैसला सुनाने के बाद जज साहब उठ खड़े हुए और जज साहिबा सुरभि जैन भरी अदालत में ऊंचे स्वर में रोने लग गई और बहुत भावुक हो गई तथा कहने लगी कि मैंने आज भारी मन से बिंदु को सजा दी है कि शायद इसके पाप का प्रायश्चित हो सके। इसने माँ शब्द को कलंकित किया है। माँ की गोद में बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। आज मैं समझ पाई हूँ कि यह सचमुच घोर कलयुग है कि माँ की गोद में भी बच्चा सुरक्षित नहीं है। बिंदु खून के आंसू रो रही थी और चिल्ला रही थी कि हे भगवान, इस घिनौने कृत्य के लिए मुझे कभी माफ़ मत करना। सभी लोग बिंदु को घृणित नज़रों से देख रहे थे और बिंदु शायद अपने आप को किसी और पाप के लिए तैयार कर रही थी। तभी पुलिस कर्मचारी उसे हथकड़ी पहनाकर कड़ी सुरक्षा में ले गए और लोग आपस में फुसफुसाते हुए भारी मन से बाहर आ रहे थे। हरीश सूरी न्यायालय में ही अपना सिर पकड़कर बैठा था और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी सारी दुनिया लुट चुकी थी। सचमुच ममता की हत्या हुई थी। हाँ, माँ की ममता की हत्या। दोस्तों, यदि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी। और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।
आपका बहुत